बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। आज का वीडियो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जो कल परीक्षा होने वाली है आपकी, तो कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा कल होने वाली है। CSGM छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की परीक्षा सेकंड सेमेस्टर जो है BA सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की परीक्षा होने वाली है। तो उसमें जो प्रश्न आने वाले हैं इस वीडियो में अगर आप जो है अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर उस पेपर में बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा और भी जो है हमारे जो है चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, जैसे कि जो है शिक्षा शास्त्र का वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है शिक्षा शास्त्र का तो पेपर हो गया, शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर आप देख सकते हो। इसके अलावा सोशियोलॉजी का सेम इसी पैटर्न पर, यानी सोशियोलॉजी का भी इसी तरीके से मॉडल पेपर आपका जो है अवेलेबल है। सोशियोलॉजी का ये भी वीडियो देख लीजिएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की गई इस वीडियो के माध्यम से। तो ये सब प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर की वीडियो ऑलरेडी देख सकते हो, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आज का वीडियो जो होगा, ये लिखित मॉडल पेपर है आपकी वीडियो के लिए। और मतलब आज का वीडियो जो है लिखित वाला मॉडल पेपर, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। लिखित कहने का मतलब ये है कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना होता है और उसमें बहुत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हम लगभग 10 से अधिक लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न, लगभग 9 या 10 के आसपास लघुत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे और 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर देखेंगे, हो सकेगा तो और भी बताने का प्रयास करेंगे। अगर समय बचता है तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी बता दिया जाएगा आपको अच्छे से। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं वीडियो को शुरू होने से कि अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है तो आपके लिए 100% वीडियो कारगर है। अगर ऑब्जेक्टिव होनी तो भी 100% ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी वो कहीं ना कहीं पे आपका पूरा का पूरा रिवीजन करवाएगी पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का। और एक बात समझ लीजिए, शुक्ला स्टडी पॉइंट ने आपकी परीक्षा के हिसाब से या आपकी एक प्रकार से बात करें तो आपके एक प्रकार से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने का जो है भरसक प्रयास हमेशा से करता आ रहा है और लगातार किया रहा है। तो आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा आप लोगों ने, सेकंड सेमेस्टर में उसी बात विश्वास के साथ आप सभी वीडियोस को देखिएगा। एक बार सभी वीडियोस हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट की वीडियो पहले से देखिए जाकर के, जितने सब्जेक्ट के अभी नहीं हुई है, जिनके होने हैं सब देख लीजिएगा। एक भी सब्जेक्ट बचा हुआ नहीं है जो कि शुक्ला 80 पॉइंट पर आपको मिले ना, तो सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के वाले पेपर अभी सबके अवेलेबल है, लिखित के भी अवेलेबल चल रहे हैं। तो उसकी उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और अभी मैं ऑब्जेक्टिव दे दूंगा जो आने वाली परीक्षा होगी। क्योंकि मुझे अभी भी पता चला कुछ समय पहले कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, और उससे पहले मुझे नोटिफिकेशन शायद नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है प्रयास अच्छे तरीके से करना चाहिए। वैसे मैंने शुरुआत से ही वीडियो आपके लिए ही बना रखी है बहुत सारी, तो आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में। चलिए बात करते हैं। तो ये वीडियो ऑब्जेक्टिव वाले छात्र छात्राओं के लिए, यानी कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे जो है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आप देखें लखनऊ विश्वविद्यालय या जो भी अन्य विश्वविद्यालय आपके हैं जहाँ पर लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी का सिलेबस अब सेम हो गया, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्ला एचडी पॉइंट आपका बेस्ट मंच है। आप एक चैनल पर, यानी इस चैनल पर आप विश्वास करें और 100% देने का प्रयास मैं करूंगा आप लोगों के लिए परीक्षा में। तो आप बस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे। BA प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, भारत में समाज संरचना संगठन एवं परिवर्तन, ये आपके पेपर का नाम है, यानी कि सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ये आपके पेपर का नाम है। ओके, अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना, दीर्घोत्तरीय को, लघुत्तरीय को, सभी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अति लघुत्तरीय और सॉरी इन सभी प्रश्नों में आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे उसको भी बीच बीच में बताने का प्रयास मैं करता रहूंगा। खंड आ के प्रश्न हैं अति लघुत्तरीय टाइप के, 50 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना होता है। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से आप लोग ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो होगा यही आएगा, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज में 4 अंतर लिखिए। प्रश्न क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय समाज में 4 अंतर लिखिए। मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपसे क्या पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज में 4 अंतर लिखिए। पहले तो जानो नगर क्या होता है। नगर की बात की है, गाँव की बात की है, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लो कि गाँव क्या होता है और नगर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए गांव की या नगर की, तो क्या होता है गांव या नगर, तो इसके बारे में मैंने जो चैप्टर 1 पढ़ा है उसमें मैंने विस्तार से गांव और नगर के बारे में बता दिया। गांव में तो आप ही देखते होंगे कि गांव में क्या होता है,
गांव में मेरे प्यारे दोस्तों जो उसकी अर्थव्यवस्था होती है गांव की कृषि पर आधारित होती है। कृषि में पशुपालन और वो सब आ जाते हैं। ओके, गांव में आप देखेंगे जनसंख्या जो होती है बड़ी विरल जो है अवस्था में पाई, मतलब विरल मतलब कि सघन आबादी नहीं होती। सबका जो है एक प्रकार से आप देखेंगे मुहारा बड़ा बड़ा होगा, सबके द्वार बड़े बड़े होंगे और घर भी बड़े बड़े एरिया में बने हुए होते हैं। दुमहला तिमहला नहीं, एक ही महला का घर होता है अधिकतर। ये सब चीज़ें गाँव की एक प्रकार से चीज़ें हैं। अच्छा, नगर की बात की जाए, अभी मैं अंतर बता रहा हूँ, फिर भी आप नगर को समझ लीजिए। नगर जो होता है इसकी परिभाषा देते हुए बिल काक्स महोदय कहते हैं कि जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि होता है उसे गांव, जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित होता है उसे शहर कहते हैं। तो दोनों परिभाषा एक ही चीज़ में आपने समझ ली कि जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि होता है उस एरिया को, उस क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, उसको गांव कहते हैं। लेकिन वहीं पर जहाँ पर ऐसी एरिया, ऐसा क्षेत्रफल जहाँ पर कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो उस एरिया को या उस क्षेत्रफल को हम, या उस क्षेत्र विशेष को हम नगर की श्रेणी में रखते हैं। ओके, तो रही एक प्रकार से सिंपल सी परिभाषा। इसके अलावा एक है व्यक्ति बर्गल। बर्गल महोदय जो है नगर की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। और जहाँ पर कृषि में व्यस्त होते हैं वो गांव होता है। जहाँ पर कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में जहाँ के लोग व्यस्त होते हैं अपने जो है प्रकार से जीवन यापन के लिए, वो जो एरिया होती है उसको हम नगर कहते हैं। ये बात है। ओके, तो ये नगर की परिभाषा मैंने बता दी। अच्छा, नगर की कई भी सारी विशेषताएं भी होती हैं। जैसे नगर की विशेषता समूहों एवं व्यक्तियों के बीच जो है कार्यात्मक अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है नगरों में। नगरों में लोग एक प्रकार से जो है संबंधों के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं कि हाँ फलाने का संबंध फलाने से है, या कोई जजमानी व्यवस्था या कोई जाति व्यवस्था या इसी प्रकार से कोई आपस का लगाव या नातेदारी व्यवस्था से नहीं जुड़े होते। शहर के लोग, शहर के लोग विभिन्न दूर दराज एरियाज से आते हैं और किसी एक स्थान पर बसते हैं। क्योंकि उसी एरियाज में आप देखें कारखाने स्थापित हैं, तो उन्हीं कारखानों में काम करते करते लोग वहीं पर बसना प्रारंभ कर देते हैं। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। और जब उद्योग जहाँ पर होते हैं उसी के चारों तरफ नगरों का विकास होता है, या जहाँ पर नगर होते हैं वहाँ पर उद्योग भी, मतलब उद्योगपति उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित है, यानी कि बिना नगरीकरण के औद्योगिकरण संभव नहीं है, बिना औद्योगिकरण के नगरीकरण। तो दोनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के क्या है, संपूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो समूह होता है, जो व्यक्ति होते हैं नगर के, वो कार्यों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं कि कोई किसी का वास है, कोई किसी का चपरासी है, कोई किसी का एक प्रकार से जो है असिस्टेंट है, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। मतलब कार्यों के द्वारा लोगों के आपसी संबंध बनते हैं। कहाँ पर? नगरों में। जबकि आप देखेंगे गांव में जजमानी व्यवस्था के द्वारा। जजमानी व्यवस्था क्या होती भैया? जजमानी व्यवस्था मतलब होता है कि मान लेते कोनो ब्राह्मण, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ मान लेते हैं, तो हमारे जो है पिताजी, हमारे दादाजी जो है वो अन्य जातियों के यहाँ पर कथा भागवत करने जाते हैं, तो ये जजमानी व्यवस्था हो गई। कोई बढ़ई जाति का है तो वो बढ़ई जाता है किसी के यहाँ पर जो है दरवाजा वगैरह बनाने अलग अलग जातियों में, तो उसकी जजमानी फिक्स होती है। नाई जो होता है उसकी भी जजमानी फिक्स होती है अलग अलग स्थानों पर। तो ये जजमानी व्यवस्था के नियम होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी जजमानी व्यवस्था होती है, जैसे कि बहुत सारे कुम्हार हैं तो चाक, उनकी जजमानी फिक्स होती है, कहाँ कितने एरिया में जो है ये कुम्हार जाएगा, कितने एरिया में वो कुम्हार जाएगा। इस प्रकार से हर एक जाति का अलग अलग दायरा, अलग अलग जो है फिक्स होता है। तो वो एक प्रकार से विभिन्न जातियां जजमानी व्यवस्था के द्वारा एक दूसरे के यहाँ रहन सहन, खान पान, एक प्रकार से लेन देन ये एक प्रकार से बना रहता है। कुछ सामान को देता है, कुछ सामान को देता है, यानी कि विनिमय की प्रक्रिया जातियों के बीच में जो बनती है वो जजमानी व्यवस्था के द्वारा ही बनती है। नातेदारी व्यवस्था समझ रहे हैं कि नात बात हो गए, रिश्तेदार, ये सब नातेदारी व्यवस्था होती है। तो ये सब समझ गए। तो ये गाँव में होता है खास करके, ठीक। वैसे अधिक जनसंख्या होती है नगरों की, अधिक जनघनत्व होता है, लोग बहुत सघन आबादी में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा संदेश वाहन के साधनों की यहाँ पर नगरों में बहुलता होती है, ठीक है। इसके अलावा प्राथमिक संबंधों का वहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। वहाँ पर द्वितीय तृतीय प्रकार के संबंध होते हैं, प्राथमिक संबंध नहीं होते। प्राथमिक संबंध जो होते हैं उसकी प्रचुरता गाँव में खास करके हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो गाँव और नगर के बारे में बहुत सारे अंतर मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी अब पहला अंतर सुनो। गाँव और नगर का पहला अंतर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता है, जबकि नगर की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका आधार क्या होता है? उद्योग होते हैं। उनका आधार क्या होता है? कारखाने होते हैं। ये सब जो होते हैं कृषि के जो परे, यानी जो कृषि के अलावा
जो अन्य व्यवसाय होते हैं वो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होते हैं शहरों में, और गाँव में कृषि एक प्रकार से प्रमुख जो है एक प्रकार से व्यवसाय के रूप में हमारे समक्ष आती है। ठीक, पहला अंतर। दूसरा अंतर ग्रामीण और नगरीय समाज में, दूसरा अंतर है कि गांव में जो जनसंख्या होती है भैया वो विरल निवास करती है। विरल माने बहुत ज़्यादा दूर दूर घर बने रहते हैं, विरल जनसंख्या निवास करती है। जबकि नगरों में जनसंख्या कैसी होती है, सघन होती है, गझिन होती है। गझिन या सघन माने एकदम से मतलब सटा सटा घर बनाई, इनके दीवार पे उनके छत चढ़ गया, उनके दीवार पर उनके छत चढ़ गया, यही प्रकार से। तो नगरों में क्या होता है, नगरों में जनसंख्या सघन होती है, घनी होती है आबादी नगरों की, जबकि गांव की आबादी विरल होती है, यानी कि दूर दूर होती है, थोड़ा थोड़ा। सभी का मुहारा द्वारा बड़ा बड़ा होता है गाँव में, खास करके देखेंगे घर भी एक एक महले के होते हैं और लंबे चौड़े बने हुए होते हैं। और तमाम प्रकार के आप देखेंगे नगरों में आप कहीं पर बरामदा और ये सब देखते हो, नहीं देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर खास करके जब आप जो है गाँव में देखेंगे तो बरामदा बनेगा, उसके फिर दलान बनेगी, फिर कमरे बड़े बड़े बनेंगे, मतलब ज़्यादा अलग अलग हर चीज़ ही बनती है, नहीं कि एक में से सटा करके उसी में घुमा फिरा करके इंडियन नक्शा पास कर दिया, उसे बना दे, कम एरिया में ज़्यादा चीज़ कर दिया। वैसे यहाँ पर ज़्यादा एरिया में कम चीज़ बनाई जाती गाँव में। ठीक है, ये चीज़। तीसरा अंतर आप लिखेंगे कि गाँवों में पास पड़ोस का विशेष महत्व होता है। जैसे कि हमारे यहाँ अगर चावल खत्म होएगा तो पड़ोसी से जाकर चावल मांग लें, या हमारे यहाँ आटा खत्म होएगा, रोटी चढ़ा तावा चूल्हा पे, बगल से गए हम जो है आटा दे दो हमें आज ये कटोरा, तो आटा आएगा। तो ये जो है ये गाँव में क्या होता है, ये कंपलसरी, यानी कि आप देखें गाँव में पास पड़ोस का जो संबंध होता है उसका विशेष महत्व होता है। कभी कुछ घट गया, कभी कुछ बढ़ गया, तो आपसे ही पड़ोस वाला लेगा और आप पड़ोस वाले को दोगे। तो एक प्रकार से विनिमय यानी कि लेन देन की जो प्रक्रिया होती है गांव में विशेषकर चलती है। लेकिन शहरों में आप देखेंगे बगलिए आप क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, बगले छौंक गोच कर खा लेगी, तुझको पूछेगी भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर नगरों में रहोगे, नगर यानी शहरों में, तो वहां पर पास पड़ोस का विशेष महत्व नहीं होता है, गांव में विशेष महत्व होता है। ठीक, चौथी बात भैया, गांव में अधिकांश संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, यानी कि ज्वाइंट फैमिली गांव में होती है। जबकि आप देखेंगे नगरों में एकाकी यानी केंद्रीय परिवार जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो पाई जाती है। तो गांव में यानी विलेज में न्यूक्लियर फैमिली होती, सॉरी गांव में जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो पाई जाती है, और नगरों में यानी शहरों में आप देखेंगे केंद्रीय परिवार यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, यानी कि माँ बाप और उनके द्वारा बच्चे जो होते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में आते हैं, यानी कि वो केंद्रीय परिवार में आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने गांव और नगर के बारे में विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त कर ली। निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं एग्जाम्स में, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, गांव को परिभाषित करते हुए मैरिल और एलरिज महोदय कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों तरफ संगठित होते हैं एवं सामान्य प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं, उस क्षेत्र को हम गांव कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं, विस्तार समझते हैं। अगला, अच्छा, अब गांव और शहर यानी गांव और नगर के बीच का जो एरिया होता है, यानी अब कुछ गांव है 50% के आसपास गांव, 50% शहर है, तो क्या कहेंगे, उसको कस्बा कहेंगे। तो प्रश्न आपसे ही पूछा जा रहा है कि कस्बा को परिभाषित कीजिए। कस्बा का होता है भैया जिसको आप टाउन कहते हो अंग्रेजी में, तो कस्बा का है मुन्नमा। कस्बा की अगर बात की जाए तो कस्बा जो होता है एक संगठित समूह होता है। कैसा होता है, एक संगठित समूह होता है, जिस संगठित समूह में क्या होता है, सामान्य रूप से प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य उद्योग से संबंधित होती है। तो गांव यानी जो कस्बा होता है एक संगठित समूह होता है जो कि किसी कृषि के अतिरिक्त और भी चीज़ें करता है। आप देखेंगे वाणिज्य करता है, यानी कि जो है कॉमर्स चीज़ें, इसके अलावा उद्योग भी करता है, तो ये कस्बा होता है। ओके, अच्छा, रेटजल महोदय एक हैं, रेटजल महोदय ये भूगोल वेत्ता हैं, और चूंकि भूगोल वेत्ता में भी आप प्रवासी जो चैप्टर होता है भूगोल में आप पढ़ेंगे, भूगोल में मैंने पढ़ाया भी इस बात को, भूगोल में मैंने इसको पढ़ाया भी है। तो रेटजल महोदय जो हैं वो कस्बे की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि कस्बे में व्यापार एवं उद्योग की प्रधानता होती, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि कस्बे में मकानों का केंद्रीकरण होता है। तीसरी विशेषता कि निवासियों की एक न्यूनतम जनसंख्या वहाँ पर, यानी कि 2000 से अधिक लोग अगर निवास करते हैं किसी गांव में या किसी संगठित समूह में या किसी एरिया में, और वो कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय मतलब कि अन्य व्यवसाय करते हैं, किसी को छोड़ करके अन्य व्यवसाय करते हैं, तो वो एरिया क्या कहलाती, कस्बा कहलाती है। कस्बों की मुख्य रूप से जो है और भी विशेषताएं, जैसे कि
वे सभी स्थान कस्बे कहे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, जिनमें नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, छावनी नोटिफाइड नगर होते हैं, क्षेत्र व इसके समकक्ष की इकाई होती है, तो उसको हम कस्बा कहते हैं। वही दूसरी बात यह है कि जहां पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या कम से कम 75% भाग कृषि के अतिरिक्त कार्यों में संकलन मतलब कि संलग्न होती है, यानी कि ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्रफल या ऐसा क्षेत्र जहां पर 75% लोग कृषि के अलावा कोई अन्य व्यवसाय, कोई अन्य उद्योग में जो है कार्यरत होते हैं, यानी कोई अन्य व्यवसाय करते हैं, कोई अन्य कार्य करते हैं कृषि के अलावा, तो उस एरिया को, उस क्षेत्रफल को कस्बा कहते हैं। समझ में आ गई होगी आपके बातें, फिर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी किसी स्थान पर। चलें अगला प्रश्न देखेंगे भैया। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तो आपका रिवीजन हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछेंगे, कस्बे की विशेषता निम्न में से है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप जो विशेषताओं वाले प्रश्न होते हैं, जो लाभ और हानि वाले प्रश्न होते हैं, उनको बड़े आसानी से कर पाएंगे। जो परिभाषाओं वाले प्रश्न होते हैं, जो पुस्तकों वाले प्रश्न होते हैं, उनको बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दी सभी दोस्तों के पास अपने। चलिए सभी दोस्तों को बुला लीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निर्जातीय अथवा संजातीय। बात एक ही, निर्जातीय और संजातीय बात एक ही है। ये समूह जो होता है संजातीय निर्जातीय क्या होता है? संजातीय, सन माने होता है एक जैसा, एक जैसा, समान। जातीय मतलब होता है जात के, यानी कि एक जात के लोगों का समूह। जात मतलब ऐसा नहीं कि जात माने होता है वो जाति नहीं जो मैं बोल रहा हूं, एक ऐसा जात माने होता है। जातीय माने क्या होता है? एक प्रकार से एक जैसी विचारधारा हो, एक जैसा आवास हो, एक जैसी भाषा हो, एक जैसा मनोरंजन करते हो, एक जैसी प्रथाएं हो, एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसा पद्धति हो। इस प्रकार के जो है एरिया को, इस प्रकार के लोगों को, समूह को हम संजातीय समूह या निर्जातीय समूह कहते हैं। समझ में आ गई बातें? लेकिन फिर भी एक बार लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। निर्जातीय या निर्जातकी बात एक ही है। निर्जातकी समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति के आधार पर अपने को दूसरे लोगों से क्या करता है? अलग करता है या पृथक करता है। उस प्रकार के समूह को संजातीय या फिर निर्जातीय या निर्जातकी समूह के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एक प्रकार की भाषा, एक प्रकार की प्रथा, एक प्रकार का धर्म, एक प्रकार का परिवार, एक प्रकार का रंग, एक प्रकार की संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह को निर्जातकी की संज्ञा प्रदान की जाती है। उसी समूह को हम निर्जातीय समूह या फिर हम संजातीय समूह कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपसे पूछ ले कि संजातीय समूह की विशेषताएं बताओ, तो विशेषताओं को भी सुन लीजिएगा। पहली विशेषता कि जो निर्जातकीय समूह के लोग होते हैं उनमें परस्पर, यानी कि अपने समूह, निर्जातकीय समूह के लोगों में परस्पर माने होता है एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम ज्यादा होता है। इसके अलावा एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखते हैं, संगठन का भाव रखते हैं। इसके अलावा अहंग की भावना पाई जाती है, यानी कि सब मेरा ही है। जैसे कि आप भारत में हो, अब 57 देश उधर से चिल्ला रहे थे, अभी थोड़ी दिन पहले की बात है, तो भारत के सभी लोगों को बुरा लगना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों को बुरा नहीं लगा, कुछ लोग भारत के विरोध में ही सारी चीजें बोलने लगे। तो ये बात है, आप देखें जब भी कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत पर आक्रमण करे तो उस समय धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब बात राज्य की हो, जब बात देश की होती है, तब वहां पर धर्म इंपॉर्टेंट नहीं, धर्म इज नॉट वैल्यूएबल। तब उस समय धर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो धर्म नथिंग। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब बात जाति की हो और धर्म की हो, जब धर्म और जाति के बीच में लड़ाई हो, तो हमेशा धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए, जाति को नहीं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब कभी बात देश की और धर्म के बीच किया जाए तो वहां पर राष्ट्र सर्वोपरि होता है, देश सर्वोपरि होता है। यही बात हर धर्म सिखाता है, यही बात हर पंथ सिखाता है, यही बात हर मार्ग सिखाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल उचित नहीं था जो हुआ है। हालांकि चले वो अलग की बात है, जो हुआ, जो बीत गई वो बात गई। लेकिन फिर भी जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, बरगलाने के चक्कर में दूसरों की जो है चीज़ों को सुन करके और अलग दिशा में भटक रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत ये वीडियो रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमने क्या बताया? पहली बात अहंग की भावना होती, तो इसी प्रकार से
अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना होती है हर व्यक्ति के प्रति कि मैं देश का भारत का नागरिक हूँ, या हर एक देश जो होता है उस देश का नागरिक जो होता है अपने देश को हमेशा ऊंचा देखना चाहता है। तो ये जो भावना होती है भैया, ये जो जो आपकी भावना होती है ये अहंकार की भावना ही होती है। आपके घर के लोग को मतलब कि किसी जो है लड़के को कोई मार रहा हो बगल दूसरा आप देखेंगे बगल में, तो आप जाएंगे तुरंत छुड़ाएंगे, क्योंकि आपके घर का अहंकार की भावना उसके प्रति, ये इसकी विशेषता होती है। इसके अलावा एक निर्जातकी के लोग दूसरी निर्जातकी के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा, वेशभूषा, अपने रीति रिवाज और अपनी उपासना पद्धति की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को ऊंचा बताते हैं, मुस्लिम धर्म वाले अपने धर्म को ऊंचा बताते हैं कि हमारे सिवा कुछ है ये नहीं है, ईसाई वाले अपने को ऊंचा बताते हैं, बौद्ध वाले अपने को, जैन वाले अपने को, और सब मतलब कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग अपने आप को ऊंचा बताते हैं। अब जातियों में देख लो आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी जाति सबसे ऊंची है, वो कहेंगे हमारी जाति सबसे ऊंची है, ऐसा ये तमाम प्रकार के जो ना समझ वाली बातें हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा है वैसा है। वैसे सर्व धर्म की बात की है, हर धर्म अपने आप में ठीक ही है, लेकिन फिर भी अगर प्राचीनता की दृष्टि से देखा जाएगा तो सनातन धर्म तो सर्वोपरि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन के ही सब एक अंश है, यानी हर धर्म की उत्पत्ति सनातन से ही मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं सोचना है हर एक धर्म ठीक ठाक है अपने हिसाब से, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म को बताने वाले हैं, बस वो सही तरीके से बयां कर दें अपने थ्योरी को सही तरीके से बताएं। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोग अपने धर्म की किताबों को खुद भी पढ़ सकते हो, आप पढ़ो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसके हिसाब से कार्य करो ना। जरूरी नहीं कि कोई दूसरा आपको बताए तो भी आप करो, ये चीज़ थोड़ी ना है। चले, तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। तो नजातीय समूह वही होता है, हर एक संजातीय समूह अपने समूह को बढ़ाना चाहता है कि उसी की भाषा सबसे बड़ी है, और दूसरे की भाषा दबा करके अपनी भाषा को बढ़ा लेते हैं लोग इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरी ये है, कभी भी किसी दूसरे को दाब करके अपने आप को अगर आपने ऊंचा उठाया तो फिर उसमें आपकी कोई महानता नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है चौथा नंबर की जनजातियों की 4 सामाजिक समस्याएं बताइए। जनजातियों की 4 सामाजिक समस्याएं बताइए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जनजातियों की समस्याओं की बात की है तो 4 सामाजिक समस्याएं। पहली समस्या जनजातियों की कौन सी है? बाल विवाह की। जनजातियों में बाल विवाह प्रचलित है, तो एक समस्या है, एक प्रकार से ये है, तो बाल विवाह की समस्या। दूसरी समस्या क्या है? कन्या मूल्य की समस्या। कन्या का मूल्य भी वहाँ पर तय किया जाता है कि हाँ कन्या, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं वर के लिए दहेज वगैरह होता है, इसीलिए कन्या मूल्य होता है जनजातियों में खासकर, तो ये समस्या। तीसरी समस्या निकल कर के आती है युवा गृहों का पतन, यानी जो युवा गृह है उनका पतन हो रहा है, धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहा है जनजातियों में, आप देखेंगे। चौथी बात है वेश्यावृत्ति जो है, और वेश्यावृत्ति के कारण से घातक रोग भी की समस्या उत्पन्न हो रही है जनजातियों में, तो वेश्यावृत्ति ज़्यादा है जनजातियों में आप देखेंगे, और इसके अलावा घातक रोग भी बढ़ रहे हैं उनमें। तो ये तमाम प्रकार की सामाजिक समस्या, तो 4 सामाजिक समस्याएं मैंने आपको बता दी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जनजातियों की आर्थिक समस्या कौन कौन सी है, तो आर्थिक समस्याएं, पहली समस्या कौन सी है? स्थानांतरित खेती की समस्या, यानी कि लोग जो है काटो और जलाओ कृषि करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्थानांतरशील कृषि बोलते हैं, जिसको आप झूमिंग कृषि बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी समस्या कौन सी हो गई आपकी? नई भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या। नई भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या इनके अंतर्गत आती है। तीसरी बात है कि ऋणग्रस्तता, यानी कि उधार जो है ये लोग बैंक नहीं जाते, आसपास के ठेकेदारों से ले लेते, तो उससे इनको दिक्कत होती है। चौथी बात है औद्योगिक श्रमिकों की समस्या, इनके पास औद्योगिक श्रम जो होते हैं, श्रमिक जो होते हैं उनकी समस्याएं हैं। तो ये 4 समस्याएं इनकी जो है आर्थिक समस्याएं हैं, जो कि मैंने आपको बता दी। इनकी 4 सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं, मतलब और भी तमाम सारी समस्याएं, लेकिन आपसे पूछेंगे कोई 4 सांस्कृतिक समस्याएं बताइए तो क्या बताएंगे आप? जनजातियों की जैसे कानून की सहायता आप देखेंगे, जनजातियों की जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं, पहली है अंतरजातीय सांस्कृतिक विभिन्नता, मतलब कि भिन्नता की समस्या है। हर एक जात में आप देखेंगे तो एक प्रकार से सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार के जाति, मतलब अलग अलग जनजातियों में अलग अलग संस्कृति होती है, तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या कौन सी सांस्कृतिक समस्या? भाषा की समस्या है। तीसरी समस्या कौन सी है? जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास हो रहा है, जो कलाएं, इसके अलावा जो उनकी जो है प्राचीनता थी उनका ह्रास हो रहा है। चौथी समस्या धार्मिक समस्या उत्पन्न हो रही है। ये तमाम प्रकार की समस्या जनजातियों की है, तो जो कि मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का हम प्रयास करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जाति को परिभाषित कीजिए, जाति क्या होती है? तो जाति की अगर बात की जाए, अच्छा भारत की 4 जनजातियों के नाम आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? भील, गोंड, संथाल, खासी, मुंडा, मुइया, डुइया और राम, ये तमाम प्रकार की जनजातियाँ कहाँ की हैं? भारत की हैं। ठीक है, गोंड वगैरह। चलिए, प्रश्न क्या है कि जाति की को परिभाषित कीजिए, जाति की परिभाषा दीजिए। जात की बात की है तो जात की परिभाषा को देते हुए चार्ल्स कूले कहते हैं। अच्छा, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आपका बनेगा
कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। बड़ा फेमस प्रश्न है और एग्जाम में लगातार पूछा आता है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हुआ, एक भी प्रश्न पत्र जहाँ पर ये प्रश्न पूछा ना गया हो कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। एक कथन है चार्ल्स कूले महोदय का। इसके अलावा प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले कहते हैं जाति की परिभाषा को देते हुए कि यह परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जाति, जिसका एक सामान्य नाम होता है जो एक काल्पनिक पुरुष या देवता से उत्पत्ति और एक से पारस्परिक व्यवसाय को अपनाने का दावा करती है जाति, तथा उन दो लोगों की दृष्टि से एक समरूप समाज का निर्माण करती है जो अपने मत को देने योग्य है। ये प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले की परिभाषा है, जो कि समाजशास्त्री हैं। उन्होंने जाति की परिभाषा को देते हुए बात बताई। ओके, जाति की कई सारी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि जाति जो होती है ये जन्मजात होती है, यानी कि मतलब कि आप पैदा हुए हैं तो ये आप किस जाति में पैदा हुए हैं, पैदा होने से पहले ही निर्धारित है। पैदा हो गए आप, उसी दिन आपकी जाति निर्धारित हो गई कि हाँ फलाने जाति की हो। ओके, दूसरी बात है कि जाति में खान पान संबंधी नियम भी होते हैं कि हाँ किस जाति में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों में खास करके मांस मदिरा सेवन ये सब जो है एक प्रकार से जो है नहीं करना चाहिए, ये बात बताई गई है। मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, ये तमाम सारे प्रकार की बातें हैं। और बहुत सारे लोग तो अब देखें, हम भी देख रहे हैं कि खा रहे हैं, तो एक प्रकार से बेप्रवाह है जो धर्म न टरी, और जो खा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से नहीं, एक प्रकार से हर एक चीज़ के हिसाब से जो है उनको वो गलत चीज़ है। कुछ लोगों ने तर्क दिया, एक जो है वहाँ का है, उसका नाम क्या नहीं, जाकिर नायक जो है एक मलेशिया का, वो कह रहा था कि मैंने सुना उसका एक प्रकार से एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था एक दिन, मैंने सुना उसने कह रहा था कि जो है जो मनुष्य है ये पैदा, जो शेर है, कह रहा था कि शेर के नुकीले दांत होते, तो उसको ये अधिकार है कि वो जो है जो उससे छोटे जानवर हैं उनकी जो है मांस खाएं। यानी कि मांसाहार जो है, दांत के आकार अलग अलग बनाए गए चीज़ें हैं, चुकीले दांत बनाए गए हैं, नुकीले दांत की जो है मांस को चीर चीर कर खाए, ऐसा उसने बोला। मतलब इस प्रकार से बताया कि मांस खाना जरूरी है, उसको सिद्ध ठहरा है। लेकिन इस एक बात जान लीजिए, मांस जो है खाने की उत्पत्ति जो हुई है जब लोगों को नहीं पता था तो कि यहाँ फसल की कृषि, मतलब कृषि कैसे की जाती है, अनाज कैसे उत्पन्न किया जाए, तब लोग यानी कि जो पशुवत थे, यानी कि जो मनुष्य पशु थे वो मांस खाते थे पहले। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसी को लेकर के क्या हुआ कि अरब देशों में खास करके क्या क्या हुआ कि अरब देशों में तो खाना पानी यानी कि अनाज ना सब्जी ये सब होती नहीं है, तो इससे क्या हुआ, जब वहाँ पर सब्जी वगैरह कुछ होती नहीं है, ना अनाज होता है, तो उसके कारण से वहाँ पर मजबूरी है मांस खाना। और वही को लोग जो है अपना रहे हैं। यहाँ पर भारत में भी आज देखेंगे तो लगभग 70% के आसपास जनसंख्या, 60% के आसपास जनसंख्या मांस मदिरा का सेवन कर रही, खा पी रही है। तो ये सब चीज़ है। ओके, और लेकिन मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि ये बात इन्होंने कही थी तो उसका बहुत अच्छा जो है एक प्रकार से उदाहरण भी दिया था एक व्यक्ति ने, और कहा था कि वालते जैसे कि शेर जो है वो हमेशा क्या रहता है, वो वस्त्र नहीं पहनता शेर, तो जो मांस खाए वो वस्त्र भी ना पहने। किसने बोला था इस बात को, मैंने सुना भी था, ये आचार्य एक है, आचार्य प्रशांत जी, उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई अगर मांस खाना आप चाहते तो मांस खाओ, तो फिर वस्त्र मना पहनो। शेर वस्त्र नहीं पहनता, उन्होंने शेर का उदाहरण दिया था कि शेर जो है खाता है क्योंकि वो बलशाली है, शक्तिशाली है, इसलिए खाता है मांस। तो ये चीज़ है। हालांकि ये बात छोड़िए, अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाई मैंने क्या बताया कि जाति की परिभाषा क्या है। जाति जो होता है इसमें खान पान के नियम जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। तीसरी बात है कि अधिकांश जातियों के व्यवसाय भी निश्चित होते हैं कि हाँ इनको ये करना है। जैसे ब्राह्मणोस्य मुखामासीत बाहुराज जान्य कृता ऊर्ध्वतस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्रो हो जाता है। यानी ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो अध्ययन अध्यापन पठन पाठन ये सब करे, यज्ञ करवाए, हवन करवाए, ये सब करवाए, पूजा पाठ कर्म कांड करवाए। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि युद्ध करे, रक्षा करे सभी लोगों की। वैश्यों का कर्म है कि वो जो है पेट पालन के लिए जो है व्यवसाय करें तमाम प्रकार के। ठीक है, और शूद्रों का कर्तव्य है कि वो एक प्रकार से सेवा करें, या ये सेवा करने का मतलब ये है कि हाँ खेती पाती करें या अन्य प्रकार के कोई व्यवसाय हैं वो भी करें। इस प्रकार से चीज़ें जो है पहले बांटी गई थी वर्णाश्रम के हिसाब से, लेकिन अब जो है घाँच पाँच हो गया, सब मिलजुल गया है। जो भी इच्छा जिसकी करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति हर कार्य कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, चौथी बात यह है कि जाति विशेषता का नियम यह है कि ऊंच नीच जो है और छुआछूत के नियम भी जाति में आप देखेंगे खास करके होते थे पहले। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। आपसे पूछेगा कि हिंदू विवाह के प्रकार बताए, तो हिंदू विवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ऐसे विवाह हिंदू विवाह के प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भैया, अगला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि धर्म की कोई चार विशेषताएं बताइए।
धर्म की कोई 4 विशेषताएं। तो धर्म के बारे में बात की है। धर्म क्या है? टायलर महोदय कहते हैं कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में जरूर बनेगा कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। ये किसने कहा? तो टायलर महोदय ने कहा। आपसे और भी परिभाषा में बता दूं, सर जेम्स फ्रेजर कहते हैं कि धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि आराधना समझता हूँ जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे मानव को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। ये बात किसने कही थी? सर जेम्स फ्रेजर ने कही थी। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है। ओके। धर्म का महत्व भी अपने स्थान पर है। धर्म के एक प्रकार से धर्म 4 प्रकार होता है, इसका महत्व होता है। सामाजिक संगठन का आधार, सामाजिक नियंत्रण का साधन, सामाजिक एकता का विकास और व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करता है धर्म। तो धर्म एक प्रकार से धर्म के 4 प्रकार कौन कौन से? सामाजिक संगठन का आधार होता है धर्म, सामाजिक नियंत्रण का साधन होता है धर्म, सामाजिक एकता का विकास करने में सहायता प्रदान करता है धर्म और व्यक्ति के विकास में भी सहायता प्रदान करता है कौन? धर्म। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धर्म की 4 विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। धर्म की 4 विशेषताएं पूछ रहा है। तो पहली विशेषता धर्म की हो गई क्या? कि धर्म जो होता है अलौकिक शक्ति में विश्वास है। ओके, अलौकिक शक्ति में विश्वास पहला चीज, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, आशा एवं शक्ति का स्रोत है धर्म। क्या है? आशा एवं शक्ति का स्रोत क्या है? धर्म है। तीसरी विशेषता, पवित्रता से संबंध होता है धर्म का। धर्म हमेशा पवित्रता से संबंध होता है धर्म का। चौथी बात इसमें क्या है? विशिष्ट धार्मिक प्रतीक होता है धर्म का। अपने अपने धर्म का एक धार्मिक प्रतीक होता है कि हाँ ये मेरा धार्मिक प्रतीक है। ओके, ये बात ध्यान रखें। तो इस प्रकार से धर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समझिए, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं या संयुक्त परिवार से आपका क्या आशय है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ओके, बताएं सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई प्रश्न क्या है? संयुक्त परिवार से क्या आशय है? संयुक्त परिवार से क्या आशय? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। संयुक्त परिवार से क्या आशय है? ओके, संयुक्त परिवार की अगर बात की जाए तो संयुक्त परिवार में क्या होता है भाई? सामान्य नियम होता है, सामान्य रसोई होती है, उत्पादन की संगठित व्यवस्था होती है, संयुक्त पूंजी होती है, सामान्य भरण पोषण होता है, सामान्य धर्म होता है, सामान्य दायित्व होते हैं। ये सब पारस्परिक रूप से निर्वाह तथा कर्ता की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंदू परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार व्यवस्था भी कहा जाता है। और चूंकि संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है उसमें ये तमाम सारी चीज़ें जो मैंने आपकी बताई, आपकी समान रसोई, सामान्य नियम, उत्पत्ति की संगठित व्यवस्था, संयुक्त पूंजी, सामान्य भरण पोषण, समान धर्म, समान दायित्व, ये सब जो होते हैं ये सब जो है संयुक्त परिवार की विशेषता होती है। ओके, संयुक्त परिवार की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर श्यामाचरण मुखर्जी यानी कि श्यामाचरण दुबे यानी कि यस्सी दुबे जो है वो कहते हैं कि यदि कई मूल परिवार, क्या कहते हैं? यस्सी दुबे कहते हैं भैया कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और इनमें निकटता का संबंध का नाता पाया जाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो सम्मिलित रूप को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ये बात किसने कही थी? यस्सी दुबे ने कही थी। परिभाषा बड़ी फेमस है। आपसे संयुक्त परिवार की विशेषता पूछे तो पहली विशेषता क्या है? धन का समान वितरण होता है इसमें, यानी कि जो भी धन होता है उसमें समान वितरण होता है संयुक्त परिवार में। दूसरी बात, खर्च की बचत होती है इसमें। तीसरी बात, तीसरी विशेषता संयुक्त परिवार की, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देता संयुक्त परिवार। वहीं चौथी विशेषता है जो है बूढ़े बड़ों का उपदेश इसमें पालन किया जाता है। तो ये भी संयुक्त परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार के कई सारे गुण भी, जैसे कि जो है बच्चों का समुचित पालन पोषण भी संयुक्त परिवार में हो सकता है। परोपकारी एवं सामूहिक जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं बच्चे। वृद्धावस्था में सुरक्षा की भावना भी रहती है लोगों के अंदर संयुक्त परिवार में। और नवीन पति पत्नियों पर हल्का भार रहता है, चूंकि उनके पूर्वज लोग या फिर उनसे बड़े लोग जो हैं वो ऑलरेडी सारे कार्य कर रहे हैं, ये चीज़ें। अच्छा, संयुक्त परिवार के दोष भी कुछ हैं, जैसे कि दोष की अगर बात की संयुक्त परिवार के, तो द्वेष एवं कलेश का केंद्र होता है। झगड़ा लड़ाई, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन है वो खटपट लाग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार द्वेष एवं कलेश का केंद्र होता है। यहाँ पर जो है मनमुटाव तो होगा ही होगा। दूसरी बात है स्त्रियों की दुर्दशा हो संयुक्त परिवार में, स्त्रियों की दुर्दशा। इसलिए आज देखेंगे, आजकल जो शादी ब्याह देखने आते हैं गाँव वगैरह में या फिर कहीं पर जाते हैं, तो पहले देखते हैं कि लड़कवा बांटे है कि मतलब कि कितना परिवार है। 4-6 भाई है लड़का, तो शादी बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वापस चलेंगे। एक आध दो क्या, लगभग 80% लोग यही चाहते हैं कि लड़का जो है अपने कमा खा रहा हो और बस शादी निपटा दे, ठीक है, उनके माँ बाप हो बाकी लड़का हो। ये लोग कि हमारी बिटिवा जो है बनाए खवाए ना पाए, इतना लड़के का इतना लोग कहीं हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, छोटा परिवार ढूंढते हैं। तो स्त्रियों की दुर्दशा जो कि संयुक्त परिवार में होती, खाना वाना खूब बनाना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि संयुक्त परिवार में बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये भी दोष है। चौथा चीज़ है कि अधिक संतान उत्पादन यहाँ पर होता है, क्योंकि पता ही है कि हाँ सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये भी एक दोष ही है इसका।
तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए भैया, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू विवाह का उद्देश्य, तो हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है भाई? विवाह सबसे पहले जानिए क्या होता है। विवाह जो होता है, विवाह की बात करें, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था होती है। बोगाटर्स महोदय ने ऐसा कहा था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था होती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन बोगाटर्स महोदय का है। आपसे पूछेगा कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का एक प्रकार से जो है समाज द्वारा स्वीकृत एक तरीका होता है, यानी कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का जो है समाज द्वारा स्वीकृत एक तरीका होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गिलिन और गिलिन का। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। विवाह के उद्देश्य की बात की जाए तो पहला उद्देश्य होता है विवाह का कि धर्म, यानी कि हिंदुओं में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? अपने धर्म या अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना। क्योंकि धर्म में वहाँ पर एक संस्कार माना गया, धर्म तो मतलब धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है, इसलिए संस्कार के स्वरूप में विवाह करना अनिवार्य होता है। दूसरी बात यह है कि इसका उद्देश्य ये है कि प्रजा संतान, यानी प्रजा का उत्पादन करना है, संतान। यानी हिंदू परिवार का दूसरा उद्देश्य पैतृक ऋण चुकाना होता है। यानी कि आप समझिए कि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते हैं। एक तो देव ऋण, एक गुरु ऋण और एक पितृ ऋण है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये 3 प्रकार के ऋण बच्चे के पैदा होता तो ऐसे हो जाता है, तो इसको चुकाने के लिए जो है एक प्रकार से क्या होता है भाई, उसको जन्म जो है लेने से मतलब कि जन्म लिया तो उसको चुकाना पड़ता है। ओके, पैतृक ऋण। तो इसीलिए जो है अगर वो लड़का हो गया, लड़के ने आग नहीं दी तो फिर दिक्कत हो जाती है, मतलब वो फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। वही तीसरी बात ये है कि रति यानी आनंद की प्राप्ति के लिए विवाह। तो हिंदू विवाह का तीसरा जो उद्देश्य ये होता है आनंद, यानी कि विवाह जो होता है यौन संतुष्टि अथवा काम वासना जो होती है उसकी पूर्ति का भी साधन होता है। तो ये तीसरा एक प्रकार से उद्देश्य होता है हिंदू धर्म का। मुख्य उद्देश्य धर्म यानी संस्कार, संस्कार की पूर्ति करना पहला उद्देश्य। दूसरा जो है प्रजा यानी संतान उत्पत्ति करना। तीसरा उद्देश्य यानी कि अपने जो एक प्रकार से जो काम वासना यानी कि जो आपकी इच्छा होती है उस इच्छाओं की पूर्ति करना। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पिछड़े वर्गों से आप क्या समझते हैं? पिछड़े वर्गों से आप क्या समझते हैं? तो पिछड़े वर्गों की बात की जाए भैया, पिछड़े वर्गों की बात की जाए तो पिछड़े वर्ग यानी समान शब्दों में अगर आप बोले पिछड़े वर्गों को तो उस इनको हम क्या बोलते हैं? ओबीसी बोलते हैं, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। यानी कि जो ऐसी जातियां जो कि सवर्ण जाति से, सवर्ण यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय उनसे, तो सवर्ण जातियों और अनुसूचित जातियां जो होती हैं उनके बीच में जो जातियां रह जाती हैं और किसी कारणों के बस में विकास के अवसरों से वंचित रह जाती हैं, तो उन्हीं जातियों को हम पिछड़े हुए जाति कहते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। अच्छा, अन्य पिछड़े वर्गों की मुख्य रूप से विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी सामाजिक समस्याएं भी हैं, इनके आर्थिक समस्याएं भी, पिछड़ेपन का राजनीतिक कारण भी है और आंतरिक असमानताएं भी इनमें फैली रहती हैं। तो इनके निराकरण हेतु कई सारे सुझाव भी हैं, जैसे कि यह आवश्यक है कि अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में उन्हीं जातियों को सम्मिलित किया जाए जो कि सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर वास्तव में पिछड़ी हुई हैं, उनको ना किया जाए जो कि नहीं पिछड़ी हुई हैं। दूसरी बात, जो जातियां वास्तव में पिछड़ी हुई हैं जिनमें शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अभाव है उन्हें समुचित प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तो इनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। अच्छा, पिछड़े वर्ग को लेकर के 29 जनवरी 1953 ईस्वी में काका कालेलकर समिति का यानी कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। इसकी अध्यक्षता काका कालेलकर ने स्वयं करी थी। ओके, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, किसने की, अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर अध्यक्ष थे 29 जनवरी 1953 में। ओके, अच्छा, मंडल आयोग जो आया था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मतलब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आया था वो उसी को मंडल आयोग कहा था, जो कि बीपी मंडल उस समय थे प्रधानमंत्री और उन्हीं ने अध्यक्षता करी थी। तो इसीलिए 1 जनवरी 1979 ईस्वी को मंडल आयोग की नियुक्ति होती है और इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल स्वयं थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको चीज़ें बता दी। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को समझने का प्रयास। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर, सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता क्या होती भाई? सांप्रदायिकता की बात की जाए, संप्रदायवाद यानी कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह होता है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक एवं राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से क्या होते हैं? अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। और ऐसे ही व्यक्तियों अथवा जो है व्यक्ति का समूह की जो विचारधारा होती है उस विचारधारा को हम संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहते हैं। ये बात कही थी किसने? बीसेंट स्मिथ ने कही थी। एक बात मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, यानी कि कोई धर्म है वो अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाह रहा है, उस धर्म के चक्कर में किसी दूसरे धर्म को की बुराई कर रहा है
और उस धर्म को आगे बढ़ने से रोक रहा है, यानी कि अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है या अपने धर्म को ही सर्वोपरि समझ रहा है, दूसरे धर्मों को वैल्यू नहीं दे रहा, तो वही सांप्रदायिकता होती है। इस प्रकार की विचारधारा वाले जो व्यक्तियों का संगठन होता है, उस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्तियों के संगठन को हम सांप्रदायिकता कहते हैं, संप्रदायवाद कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से सांप्रदायिकता के जो है कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, जो सबसे पहली बात इसका कारण है। संप्रदायवाद का सबसे पहला कारण क्या है? मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। मुसलमान में आप देखेंगे जो मौलाना वगैरह होते हैं बहुत हेट स्पीच देते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं कि एक प्रकार से लगेगा कि मतलब कि दूसरे धर्म को मानते नहीं, मतलब कि दूसरा धर्म क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि ऐसा सही बोलते हैं, लेकिन लगभग अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मौलाना लोग होते हैं, वो देखिएगा कि मतलब ऐसे प्रकार से जो है लोगों को भरमाते हैं कि लोग जो है गलत कर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं, धरना देने पर मजबूर हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे कि अधिकतर जो आतंकवादी होते हैं मुस्लिम्स क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है कि उनको बताया जाता है फर्जी चीज़ की जो है आप ये करोगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी, इतने वहाँ पर जब स्वर्ग में जाओगे या जो है मोक्ष को जाओगे, यानी उनमें जो जन्नत होती है, जन्नत में जाओगे तो आपको ऐसा-ऐसा कुर्सी पे बढ़िया-बढ़िया बैठाया जाएगा और 72 हूर मिलेंगी। इस प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती है, वहाँ पर आप देखेंगे डिबेट वगैरह में, तभी डिबेट में तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। अच्छा, कुछ इसी में क्या होता है कि जब वो बोलेंगे तो उसी में हिंदू लोग भी ऐसे बोल देंगे। तो इससे क्या होगा, संप्रदायवाद को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसमें कट्टरता जो होती, कट्टर, चाहे हिंदू कट्टरता हो, चाहे मुस्लिम कट्टरता हो, या चाहे कोई कट्टरता हो, तो इसमें कट्टर जो होते हैं उन्हीं के कारण से दिक्कत होती है। कट्टरता सबसे मेन घातक होता है संप्रदायवाद का। दूसरा कारण क्या है? आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे उन्हीं के दिमाग में तमाम सारे प्रकार की बातें आती हैं। ठीक है, शैक्षणिक पिछड़ापन, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होंगे, वही इन सभी चीज़ों में ज़्यादा जो है कट्टरपन दिखाएंगे और संप्रदायवाद के एक प्रकार से घेरे में पहुंचेंगे। तीसरी बात है कि हिंदुओं में प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना जो है, ये भी कहीं न कहीं पे भारत में संप्रदायवाद की बढ़ावा देने के लिए एक कारण ही मानी जाती है। चूँकि हिंदुओं में क्या है, प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना है। हिंदू राष्ट्र की भावना जो है क्यों है? चूँकि जब पाकिस्तान बँटा था तो एक प्रकार से धर्म के हिसाब से बँटा था। तो कुछ लोग ऐसे हैं, यानी जैसे कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र की माँग कर रहे हैं कि भारत जैसे कि इतने ज़्यादा इस्लामिक कंट्री हैं, लगभग 57 देश, तो उसमें से भारत जो है, मतलब भारत, कोई दुनिया का एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो लोग चाह रहे हैं कि भारत जो हिंदू राष्ट्र बने, चूँकि जो है जो बँटवारा हुआ था धार्मिक हिसाब से हुआ था। लेकिन उसमें एक प्रकार से कई जो हिंदू यहाँ पर रहना चाहते थे हिंदू रहे, मुस्लिम रहना था मुस्लिम रहे। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोगों का मानना है कि हिंदुओं जो है वो ये भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ओके। और वहीं चौथी बात ये है कि शासन की उदासीनता, यानी शासन की उदासीनता भी कहीं न कहीं पे आप देख सकते हैं इसके प्रति। ये सब संप्रदायवाद के कारण बन जाते हैं। तो हिंदुओं में जो प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना है इसके कारण से, और मुसलमानों की जो धार्मिक कट्टरता है, ये दोनों आपस में टकराती हैं, उसके कारण से संप्रदायवाद बहुत चरम सीमा पर है। आए दिन दिल्ली में दंगा हुआ, कानपुर में पत्थरबाजी हुई, सहारनपुर में हुई, अलग-अलग स्थानों पर जो है पत्थरबाजी और ये हो रहा है। आप देखिए यही तो सब संप्रदायवाद है। और यही सब जो है एक प्रकार से अशिक्षा का यही एक प्रकार से क्या है कि लोगों के कहने पर आपने पत्थर उठा लिया। जैसे एक बात सोचिए, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपके बगले से एक मोटरसाइकिल आई और उसने जो है, आप 60 में थे वो 80 में आकर के आपको पिछाड़ गया। अब आपका एकदम मन में चुलबुली काटी एकदम से कि नहीं, अब काहे हमें पिछाड़ दी, समूह पिछाड़िए बेका। तो तुरंत एक्सीलेटर आपका पूरा हौंक जाएगा और तुरंत उसको पिछाड़ने के चक्कर में जो है आप कहीं खंतिन पड़े मिलेंगे और कहीं इधर, यानी ओवरटेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट भारत में ओवरटेकिंग से होते हैं। आगार पिछाड़ चक्कर में वहीं धुरकुंडी जात। इस प्रकार चीज़ें होती, तो ये संप्रदायवाद का कारण होता है। तो ये 4 कारण मुख्य रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम से पूछेगा, खूब धड़ लेक्सा लिखिए, डर के मत लिखिएगा। कोई चीज़ लिखो, खुल करके लिखो। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है, आपको कोई केवल 5 प्रश्न करने हैं, कोई 5 प्रश्न आंसर करने हैं। 8 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 5 प्रश्न आपको छांट करके करना होता है, जो कि आपको पता हो अच्छे तरीके से। खंडबासी, ओके। 200 शब्दों में प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है। वैसे मैंने अति लघुतरीय प्रश्नों की कोई शब्द सीमा के हिसाब से नहीं बताया कि 50 शब्द में बताया, मैंने विस्तार से बता दिया, तो ताकि जो है आपको जो है डर ना लगे एग्जाम्स में। आप जो भी आपके मन में आए आप आसानी से लिखेंगे, आपको नंबर मिलेगा। बस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो ऑब्जेक्टिव वाले एक बार जो 2 वीडियो मेरी पहले से पड़ी उनको जरूर देख लीजिएगा, 3 वीडियो है उनको जरूर देख लीजिएगा, ओके। बाकी ये भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है कि भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज में कोई 4 अंतर बताइए।
पहला अंतर लिखो भाई, पाश्चात्य समाज यानी कि जो यूरोप की कंट्रीज है वहाँ का जो समाज है उसकी उसमें, और जो भारत का समाज है उसमें, इन दोनों में क्या अंतर है? पहला अंतर तो यही है कि भारतीय समाज जो होता है, भारतीय समाज में जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। इन जाति के हिसाब से सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है भारतीय समाजों में, इंडियन सोसाइटी में, वो कास्ट के हिसाब से निर्धारित होता है, और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म पर आधारित होती है भारतीय समाजों में, इंडियन सोसाइटी में। जबकि बात की जाए पाश्चात्य समाजों की, तो पाश्चात्य समाज में वर्ग भावना पाई जाती है, और इसमें सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था तथा व्यवसाय ये सब होते हैं, और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता के द्वारा पाश्चात्य समाजों में निर्धारित होती है। तो वेस्टर्न सोसाइटी जो होती है उसमें क्या होता है, वर्ग जो होता है उसके द्वारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो डिनोट होता है, वो निर्धारित होता है। जबकि इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जन्म के यानी कि जाति के हिसाब से सामाजिक स्तरीकरण होता है। दूसरी बात, दूसरा अंतर, भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। इसमें काम इच्छा को गौण स्थान दिया गया, यानी कि जो सेक्स वाला जो संबंध होता है उसको दबा करके रखा गया, उसको उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना संस्कार मैटर करता है यहाँ पर भारतीय समाज में। और इसी कारण से तुलनात्मक दृष्टि से पारिवारिक संगठन अधिक सुदृढ़ होता है भारत में। भारत में जो हिंदू लोग हैं खास करके उनकी बात की है तो वहाँ पर तलाक जैसी व्यवस्था नहीं थी पहले, लेकिन 1954-55 ईस्वी में आप देखेंगे कानून आता है, हिंदू विवाह अधिनियम आता है, उसमें हिंदुओं में विवाह विच्छेद की एक प्रकार से प्रक्रिया को लाया गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति नहीं पसंद करता तो वो एक प्रकार तलाक दे सकता है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो भारत में जिस प्रकार से परिवार बंधा हुआ है और अलग लोग नहीं होना चाहिए, लोग लाज का भय है, वैसा वेस्टर्न कंट्री में नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं है वैसा। तो वेस्टर्न यानी पाश्चात्य समाजों में क्या होता है, पाश्चात्य समाज में विवाह को काम इच्छा का प्रमुख साधन माना जाता है। वहाँ पर केवल काम इच्छा ही मोस्ट है, वो उसके अलावा संस्कार वहाँ पर इतना नहीं है, और इसीलिए इस संबंध को कभी भी तोड़ा जा सकता है। इसी कारण से वहाँ जीवन में जो है अधिक स्थिरता नहीं पाई जाती। भारतीय जीवन में स्थिरता पाई जाती, वहाँ पर स्थिरता नहीं पाई जाती। तीसरा अंतर, भारतीय समाज में कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद भी अधिक महत्व है। लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करना होता है भारतीय समाज का, कि काम धर्म अर्थ काम, इन तीनों की करने के बाद में, इन तीनों की अगर उचित तरीके से हमने कर ली तो हमको मोक्ष मिलेगा, ये भारतीय समाज करता है। यानी कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पे विश्वास रखता है भारतीय समाज, जबकि पाश्चात्य समाज जो है वो ऐसा विश्वास नहीं करता है। चौथा अंतर इन दोनों में ये है कि भारतीय समाज की संयुक्त जो है परिवार प्रणाली एक विशेषता कही जाती है, और दूसरी चीज़ है पाश्चात्य समाजों में एकाकी परिवार न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो मूल परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। वहाँ पर एकाकी परिवार यानी कि जो उसमें जो है आप देखेंगे लड़का हुआ उनके मतलब अब बंटवारा वहाँ पर एक प्रकार से होता नहीं, लड़का अलग है कहीं पर रह रहा है, बाप अलग रह रहा है, इस प्रकार चीज़ें होती हैं। ओके, ये समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं और ये मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विवाह की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। विवाह की अवधारणा आपसे पूछ रहा है, विवाह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए समझते हैं विवाह की अवधारणा को। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, विवाह की अवधारणा को आपसे पूछ रहा है कि विवाह की अवधारणा दीजिए। देखें, विवाह की अवधारणा दीजिए। अवधारणा माने क्या होता है, कॉन्सेप्ट, यानी कि मैरिज का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, यानी कि आपको अर्थ और परिभाषा समझानी है किसकी, मैरिज की। तो विवाह का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है उदाह। उदाह मतलब होता है वधू को वर के घर में ले जाना, इसी को उदाह कहा जाता है। ओके, और विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर कहते हैं कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का एक योग होता है, एक ऐसा योग होता है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है, उसी को विवाह कहते हैं। और इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में अधिकार एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं परिवार के द्वारा ही। तो परिवार, ऐसा आप बताते हैं कि परिवार के द्वारा ही बच्चों को वैधता प्राप्त होती है समाज में। यानी बिना परिवार के अगर समाज में बच्चा हो जाए, किसी के बिना शादी किए बिना विवाह के बच्चा हो जाए तो वो एक प्रकार से वैध संतान नहीं कहलाएगा, उसको नाजायज़ संतान बोला जाता है, नाजायज़ औलाद। ठीक, और जायज़ औलाद कब बोला जाएगा, जब वो विवाह के द्वारा होगा तो। ठीक है, इसके अलावा और तमाम से जैसे कि WHR रिवर्स कहते हैं विवाह की परिभाषा को देते हुए कि जिन साधनों के द्वारा मानव समाज में यौन संबंधों का नियमन करता है
यानी कि जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। जबकि बोगाडर्स कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव दृष्टि से जरूर एग्जाम्स में आएगा कि विवाह जो होता है स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था होती है। ऐसा किसने कहा? बोगाडर्स ने कहा। आपसे पूछेगा कि जो है विवाह, अच्छा ये कहते हैं मजूमदार एवं मदान कि विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करवाती हैं। ये चीज़ है। जॉनसन कहते हैं कि विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक अस्थायी संबंध होता है विवाह, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। विवाह की कई सारी विशेषताएं। विवाह एक मौलिक और सार्वभौमिक जो है सामाजिक संस्था होती है। विवाह दो विषम लिंगियों का संबंध होता है। विवाह को मान्यता उसी समय प्राप्त हो जाती है जब समाज उसे क्या करता है, जब समाज की स्वीकृति मिलेगी तभी प्राप्त हो जाती है। विवाह संस्था के आधार पर लैंगिक या यौन संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है। वेस्टरमार्क ने विवाह को एक सामाजिक संस्था के अतिरिक्त एक आर्थिक संस्था भी माना है। विवाह संस्था की एक विशेषता यह भी है कि यौन इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ संतान की उत्पत्ति एवं समाज की निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है। इसके अलावा विवाह संस्था व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में भी सहायता प्रदान करती है। तो विवाह की अवधारणा मैंने आपको समझा दी। हालांकि अवधारणा में केवल उसकी अर्थ और परिभाषा को आपको समझाना रहता है। ओके, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर की सामान्य तथा विशिष्ट धर्म में क्या अंतर है बताइए। तो सामान्य धर्म जो होता है इसमें पहला अंतर ये होता है सामान्य और विशिष्ट धर्म में कि सामान्य धर्म का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, जबकि विशिष्ट धर्म का क्षेत्र अपेक्षाकृत रूप से इससे छोटा होता है। इसी कारण से समान धर्म को मानव धर्म भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा किस धर्म को मानव धर्म कहा जाता है, तो समान धर्म को मानव धर्म कहा जाता है। दूसरा अंतर, सामान्य धर्म का संबंध मुख्यतः ईश्वर प्राप्ति के साथ होता है, और जबकि विशिष्ट धर्म का संबंध लौकिक जीवन से होता है। तीसरा अंतर इन दोनों में, समान और विशिष्ट धर्म में, क्या होता है कि ईश्वरीय विश्वास तथा देवी देवताओं की पूजा सामान्य धर्म के अंतर्गत की जाती है और कर्तव्य पालन जो होता है विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो कर्तव्यों का पालन करना विशिष्ट धर्म कहलाता है और ईश्वरीय विश्वास तथा देवी देवताओं की पूजा करना समान धर्म के अंतर्गत आता है। चौथा अंतर, सामान्य धर्म संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित होता है, जबकि विशिष्ट धर्म जो होता है उसका जो होता है ये अन्य धर्मों के या फिर अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में दायित्व निर्वाह से होता है। यानी कि सामान्य धर्म संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित होता है, जबकि विशिष्ट धर्म अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में दायित्व निर्वाह से होता है। ओके, पांचवा इसका अंतर ये है। पांचवा अंतर क्या भैया? पांचवा अंतर है कि सामान्य धर्म का प्रमुख लक्ष्य मानवीय गुणों के विकास से होता है, जबकि विशिष्ट धर्म का लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में सामंजस्य तथा समाज में संगठन बनाए रखने से होता है। और यदि समान धर्म और विशिष्ट धर्म के आदेशों में कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो व्यक्ति से विशिष्ट धर्म के अनुरूप आचरण करने की आशा की गई है। ओके, कि अगर समान धर्म और विशिष्ट धर्म में क्या हो जाए, उनके विचार आपस में लड़ जाएं तो विशिष्ट धर्म के विचार जो है उनको मान लिया जाए। ओके, तो इस प्रकार से अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है पांचवा नंबर की वर्ग का अर्थ और परिभाषा दीजिए। वर्ग क्या होता है? तो जाति मैंने आपको बता दी, वर्ग के बारे में समझिए। वर्ग जो होता है, वर्ग का संबंध एक विशेष स्थिति से होता है और प्रत्येक समाज में सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं और उनका व्यवसाय, उनकी रुचि, उनका कार्य करने का ढंग जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है और इसी के फलस्वरूप समाज में ऐसे अनेक स्तरों का निर्माण हो जाता है जिससे क्या होता है, समान स्थिति के व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठता और जो है अपनत्व की भावना का अनुभव करते हैं। और यदि समाज में सभी वयस्क पुरुष समान कार्य करते हैं तो समान परंपराओं को निभाते हैं, उनका पेशा तथा कार्य करने का तरीका समान होता है, उनके सामाजिक पद और शिक्षा में कोई अंतर नहीं होता है, तब निश्चय ही देखेंगे कि ऐसे समाजों में अनेक वर्गों के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि सभी लोग जब एक ही कार्य करेंगे, एक ही जैसे रहेंगे तो उसमें वर्ग संघर्ष या वर्ग की व्यवस्था नहीं रहेगी। जब क्या होता है कि एक लोग ज़्यादा कमा ले, एक लोग कम कमाए, यानी गरीब वर्ग यानी अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, या सर्वहारा वर्ग, या फिर एक प्रकार से कुलीन वर्ग, या एक प्रकार से आप बोले तो जो है पूंजीपति वर्ग, और एक प्रकार से जो मजदूर वर्ग है वो। ओके, तो ये होता वर्ग। वर्ग के बारे में समझ में आ गई बातें। वर्ग के अर्थ को आपने समझा। वर्ग की परिभाषा को देते हुए विद्वानों ने कहा, क्या कहा वर्ग की परिभाषा को देते हुए? वर्ग की परिभाषा को गोल्डनर महोदय देते हुए कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग
उन व्यक्तियों अथवा परिवारों की समग्रता होती है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है, उसी को वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जो अमीर अमीर हैं तो उनका एक वर्ग हो गया, जो गरीब गरीब है उनका एक वर्ग हो गया। मान लेते हैं कि जो है कोई कार्य आप कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप जो है किसी पुलिस में, तो पुलिस वर्ग हो गया। एक प्रकार से मान लेते हैं आप कोई दूसरा कार्य करते हैं तो आपका भी वर्ग बन सकता है। लेकिन सामाजिक वर्ग की अगर बात की जाए तो समाज में कार्य करने के, यानी कि आप समाज का कोई दूसरा कार्य करते हैं तो वो अब दूसरे वर्ग के हैं, और कोई व्यक्ति कोई दूसरा कार्य करता है तो दूसरे वर्ग का हो गया। यानी समान पेशे के लोग जो है एक वर्ग बनाते हैं, और इसी प्रकार से अन्य अन्य पेशे के लोग जो है अलग अलग प्रकार के वर्गों का निर्माण करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है M.E. ओल्सन महोदय परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति प्राप्त होती है, समान मात्रा में सुविधाएं रहती हैं, समान मात्रा में सम्मान मिलता है, तो उन प्रकार के लोगों का संगठन वर्ग कहलाता है। ओके। गिस्बर्ट कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी होता है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है, और यह विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंध में जो है क्या करती है, मतलब उनके संबंध निर्धारित करती है समाज में। तो ये होता है वर्ग। वर्ग की विशेषताओं की बात की जाए तो वर्ग की पहली विशेषता ये है कि अनिश्चित सामाजिक स्थिति होती है इनकी। दूसरी विशेषता जीवन व्यतीत करने का निश्चित ढंग होता है। तीसरी विशेषता वर्ग चेतना होती है वर्गों में। चौथी वर्ग अर्जित होते हैं। एक ओके। पांचवी चीज़ है वर्ग खुलापन होता है, यानी कि कोई भी आ जा सकता है, ये चीज़ है। ओके। तो वर्ग अर्जित यानी कि प्रदत्त नहीं होता, जन्म से नहीं होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर बताइए। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करें भैया। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर कीजिए। तो भैया एकल परिवार, पहला अंतर क्या हो गया, एकल परिवार पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानों से मिलकर के बनता है, जबकि संयुक्त परिवार जो होता है वो 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग जब एक साथ रहते तो संयुक्त परिवार कहा जाता है। दूसरा अंतर एकल और संयुक्त परिवार में, एकल परिवार की स्थापना व्यक्तिवादी आधार पर की जाती है, जबकि संयुक्त परिवार की स्थापना के पीछे समूह के कल्याण की भावना होती है। तीसरा अंतर, एकल परिवार का आकार छोटा होता है, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। चौथा अंतर, एकल परिवार में माता पिता का प्रभुत्व होता है, जबकि संयुक्त परिवार की बात की तो संयुक्त परिवार में कर्ता की प्रधानता होती, जो परिवार का मुखिया होता है उसकी प्रधानता होती, कर्ता परिवार का वृद्ध पुरुष ही होता है। ओके। पांचवा अंतर क्या है कि एकल परिवार में संपूर्ण दायित्व पति और पत्नी के ऊपर होता है, जबकि बात की जाए संयुक्त परिवार की तो संयुक्त परिवार में संयुक्त आय एवं जो है संपत्ति परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण का साधन होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। छठवां अंतर क्या है, एकल परिवार में व्यक्तिगत आय एवं जो है संपत्ति परिवार के भरण पोषण का साधन होती है, जबकि संयुक्त परिवार में संयुक्त आय एवं संपत्ति परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण के साधन होती है। तो उसमें जो है अपने परिवार के लोगों के लिए इसमें होता है एकल परिवार में अब माता पिता और उनके बच्चे, और लेकिन संयुक्त परिवार सभी के लिए। ओके, दूसरे के बच्चे भी। सातवां क्या है, एकल परिवार अधिक गतिशील होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये अंतर हो गया आपका एकल परिवार और संयुक्त परिवार में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, यानी राष्ट्रीय एकता में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता में के मार्ग में बाधक तत्वों का वर्णन आपसे करें तो पहला चीज कौन सा हो गया आपका, पहला चीज होगा मेरे प्यारे दोस्तों जातिवाद। जातिवाद जो है राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक है, और जातिवाद की भावना अपनी जाति से प्रेम करना सिखाती है और दूसरी जाति के प्रति घृणा का भाव जागृत करती है। जातिवाद का जहर राष्ट्रीय चेतना को समाप्त कर देता है। जातिवाद के कारण ही राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने लगती है और जातीय हितों को महत्व दिया जाता है। भारत में जातिवाद की भावना तेजी के साथ बढ़ रही है, जिससे भारत एकता जो भारतीय एकता है वो खतरा बन रही। आप देखिए संप्रदायवाद इस समय भारत में बढ़ रहा है लगातार। अच्छा, जब बात धर्म की होती है और जाति की होती है तो धर्म सर्वोपरि लिया जाता है, जब बात धर्म और राष्ट्र की होती है तो राष्ट्र को सर्वोपरि लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। भले ही आप घर में लड़ाई कर रहे हो, लेकिन बाहर का आवा दुलाटी तोरे भयो मार दिए तो आप जाओगे नहीं, बिल्कुल जाओगे। ये चीज ध्यान में रख करके चला करो ना। तो जातिवाद की भावना को त्यागो जितने लोग देख रहे हो। ओके। दूसरा
दूसरा, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन? दूसरा तत्व कौन सा? सांप्रदायवाद की भावना। सांप्रदायिकता की भावना, सांप्रदायिकता राष्ट्रीयता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आजकल बन रही है। आप देखिए मुस्लिम देशों के अभी जो है हल्ला मचाया, इधर भारत के मुसलमान भी उसके समर्थन में कूद पड़े, बहुत सारे लोग कूद पड़े। अब इसमें कोई अगर मुस्लिम बच्चा या बच्ची मेरी वीडियो को देख रहा होगा, मेरे भाई बहन देख रहे होंगे, तो उसमें बुरा मत मानिएगा कोई व्यक्ति, लेकिन कूदे कि नहीं कूदे आप खुद ही सोचो कि ऐसा क्या आपको करना चाहिए। आप अपने देश के प्रति जब बात राष्ट्र की होती है और धर्म की होती है तो धर्म सर्वोपरि नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। ये बात हमेशा ध्यान से गांठ बैठा लीजिएगा मन में। जब बात आपके जो है मुस्लिम की होती है और सिया सुन्नी की हो, तब आप सिया सुन्नी पे ध्यान मत दो, तब आप अपने धर्म पर ध्यान दो। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब आप अहमदिया और इसमें सब में बात हो तो आप सिया सुन्नी पर भी ध्यान मत दो। इस प्रकार चीज़ें होती है कि अब तब आप जो है सिया सुन्नी पर ध्यान दो जब वो चीज़ें होती। तो इस प्रकार से वरीयता के हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए, वो चीज़ ध्यान रखिए। ओके, तो संप्रदायवाद की भावना जो है लगातार बढ़ रही भारत में। इसके अंतर्गत लोग अपने संप्रदाय के लोगों को सर्वोच्च समझते हैं और दूसरे संप्रदाय के लोगों को हीन समझते हैं। विभिन्न संप्रदायों में आपस में संघर्ष होते रहते हैं। सांप्रदायिक भावना में बढ़ कर के राष्ट्रीय हितों को लोग भूल जाते हैं। सांप्रदायिकता भारत की एक भयंकर समस्या उत्पन्न होकर के हमारे सामने आ रही है और सांप्रदायिकता के कारण से देश का विभाजन भी हुआ है। आप देखेंगे 1947 के आसपास में, जब आप भारत का देश आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, तो संप्रदायवाद के कारण से ही, हिंदू मुस्लिम के कारण से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बने हैं, बटे हैं। भारत से नहीं, भारत आज अखंड भारत होता, बटे हैं क्यों? सांप्रदायिकता के कारण से। और आज भी आप देखेंगे जो है मांग लगातार चल रही है अलग अलग क्षेत्रों से। मतलब ये बांटने के तो अलग ही नहीं हो सकता ना, तो मांग क्या चल रही है। लेकिन एक संप्रदायवाद इसी प्रकार से अगर बढ़ता रहा तो बहुत ज़्यादा जटिल समस्या उत्पन्न हो जाएगी, गृह युद्ध की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है आने वाले समय में। तीसरा अंतर क्या, तीसरा कारण क्या है भाई बाधक तत्व कौन से राष्ट्रीय एकता में? भाषावाद। भाषावाद भी यानी कि दक्षिण भाषा और भारत उत्तर भाषा, यानी कि हिंदी के। और एक प्रकार से आप देखेंगे अभी सुदीप किच्चा और अजय देवगन जी के बीच में जो बातें हुई थी, इसमें भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं पे उत्तर दक्षिणवाद हो जाता है, कभी कभी भाषावाद। ठीक है, तो भाषावाद यानी कि जो है ये हमारी भाषा आगे बढ़े, तमिल बढ़े, तेलुगु बढ़े, या फिर जो है कन्नड़ बढ़े, मलयालम, तेलुगु, हिंदी जो है उर्दू हो या संस्कृत, इस प्रकार से भाषाओं में संघर्ष होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध होती है। तो एक भाषा रखो, एक देश की भाषा रखो और हिंदी रखो, चूँकि हिंदी सर्वप्रथम भाषा सभी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत हो गई गजल लुबाइयाँ, हिंदी वाले वेट कर रहे हैं, जिनको बढ़ाना था हिंदी को हाय बाय में डेट कर रहे हैं। चलें, चौथी बात यह है, चौथा जो तत्व है राष्ट्रीय एकता में बाधक, वो कौन सा? क्षेत्रवाद या प्रांतवाद। यानी जैसे कि प्रांतीय और क्षेत्रीयता की भावना भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। प्रांतीय भावना यानी कि अपने ही देश को, अपने ही प्रदेश को, अपने ही प्रांत को, अपने क्षेत्र को लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पहुंचने लगता है। ठीक है, और वो भारत में क्षेत्रवाद और प्रांतवाद के कारण ही राज्यों में अराजकता और अशांति बनी हुई है, जो कि भारत की एकता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के हमारे सामने आई। क्योंकि भारत विविधता में एकता जानने वाला देश माना जाता है विश्व स्तर पर, तो लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तमाम सारी चीज़ें बाधक तत्वों के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दलित यानी अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्या है, दलित से आप क्या समझते हैं, यानी अनुसूचित जातियों से आप क्या समझते हैं? तो जिन वर्गों का प्रयोग हिंदू सामाजिक संरचना सोपान में निरंतर स्थान रखने वाले समुदायों के लिए किया जाता है, वे दलित या अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं। निम्नतम स्थान के आधार इन जातियों के उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जिसे अपवित्र कहा गया है। और यहाँ पर दलितों की विवेचना अनुसूचित जाति के रूप में की गई है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के रूप में इनके कल्याण हेतु अनेकों संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इन्हें अछूत जो है हरिजन और बाह्य जातियाँ भी कहा गया है। इन्हें संविधान की सूची में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य भी शामिल हैं। और जो है आरक्षण की व्यवस्था भी इनके लिए संविधान में की गई, ताकि ये लोग आगे बढ़ सके और जो इन पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो इन पर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनसे लोग आगे बढ़ सके। हालांकि जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब उसको जो भविष्य भूत में बीत गया उसको वर्तमान में ला करके अगर आप सोचें कि संप्रदायवाद, जातिवाद फैलाए समाज में, तो वो गलत बात है। आजकल देख रहे हो कि बहुत सारे संगठन बन रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, हम हिंदू नहीं हैं। तो ये मत कहो कि मैं हिंदू नहीं हूँ या फिर मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ। आप सबसे पहली बात, आप एक भारतीय हो, ठीक है।
अब इसमें बात आती है, तो जब भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत, तो अब कौन सा डर और अब कौन सा भय आपके में रह गया है? आप जो इच्छा अपने मन का व्यवसाय चुन सकते हो, भारत की पूरी सीमा के अंदर घूम सकते हो, आपको आरक्षण प्राप्त है, आपको हर चीज़ प्राप्त है, तो अब आपको डरने की आवश्यकता या आपको कहीं पर जो है छुपने की आवश्यकता या किसी से लड़ने झगड़ने की आवश्यकता अब नहीं है। अब आपको कानून के हिसाब से सारी चीज़ें मिल रही हैं ना, तो आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई दिक्कत तो अब नहीं होनी चाहिए। पहले ज़माने में थी आपको दिक्कत, लेकिन अब नहीं है। तो अब अगर इस बात को लेकर कि आप जो है संप्रदायवाद या जातिवाद फैलाएं समाज में, तो ये बुरी बात है। ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में खतरा उत्पन्न करेगी। तो इसलिए आप लोगों के लिए भी ये संदेश है कि आप लोग बिना मतलब के क्या ना करें, जो है जातिवाद को बढ़ावा ना दें, जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता को कोई खतरा ना पहुंच सके। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है आपका, जनसंख्या वृद्धि को रोकने की किन्हीं 2 उपायों पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के किन्हीं 2 उपायों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कई सारे उपाय हैं भैया। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कई सारे उपाय हैं, और जैसे परिवार नियोजन हो गया एक तो पहला, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा शिक्षा का प्रसार हो गया। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, अगर लोग शिक्षित नहीं हैं तो जो है संतान जो है उत्पत्ति के कारण से क्या करते हैं, अंधविश्वास में संतान उत्पत्ति करते चले जाते हैं, और लगातार क्या होता है, आप देखेंगे जो व्यक्ति अशिक्षित होता है वही ज़्यादातर ये सब चीज़ें, उनके ही ज़्यादा लड़के और ज़्यादा बच्चे होते हैं। मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास की नहीं होने दो, ये तो भगवान की मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है। एक मौलाना तो अभी टीवी पर बोल रहा था कि जो है शादी ऐसे स्त्री से करनी चाहिए, ऐसी लड़की से कि जो कि जो है स्वस्थ हो, यानी कि जो 8-10 बच्चे पैदा कर सके। तो ये कौन सी बात है यार, स्त्रियों की स्वतंत्रता आप छीन रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई आप देखो कि जनसंख्या बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, और हिंदुओं में खासकर एक बात ये है कि लोग जो है लड़का, अगर लड़की हो गई, लड़की को लोग एक प्रकार से बहुत हीन भावना से देखते हैं कि हाँ लड़की हो गई, अरे यार लड़की हो गई, लड़की हुई चाहे लड़का हुआ, आप जो जो एक थ्योरी है हम दो हमारे दो, इसी पर आप रहो। हर एक चीज अच्छा, अब तो बहुत सारे लोग जो है लगभग आप देखेंगे हिंदू धर्म में तो अब एकदम सुधार आ चुका है। लोग 2 से अधिक तो एकदम से रोक चुके हैं, 2 से अधिक नहीं होना देना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और मुस्लिम धर्म को भी एक प्रकार से इसमें आगे आना पड़ेगा, और एक प्रकार से अपने धर्म के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर के अपने धर्म के लोगों को समझाना कि ये अल्लाह की मर्जी नहीं है बच्चे होना, ये XY गुणसूत्र पर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि होंगे कि नहीं होंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आकर के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको बताना पड़ेगा मुस्लिम लोगों को कि हाँ जो है ये चीज़ ना करें। इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, और जनसंख्या वृद्धि होती है इसके कारण से बेरोजगारी की समस्या आज उत्पन्न हो रही है। तो आप मोदी जी से कह रहे हो कि हाँ नहीं, ये मुझको जनसंख्या मतलब कि ज़्यादा हो रही है, इससे जो है नौकरी दो, ये दो वो दो, लेकिन तमाम प्रकार की चीज़ें, भाई नौकरी इस समय है, ये तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता, सरकार की सबसे बड़ी विफलता जो है ये जो है बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ी विफलता आज की सरकार की, तो सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी सबसे बड़ी विफलता है। इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर आप राष्ट्रवाद के चक्कर में आप इसको भूल जाएं तो भी ये बात गलत है। ठीक, बात समन्वय, सरकार कोई अच्छी बुरी नहीं होती है, सरकार को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। आप सरकार को कैसे चलवाओगे ये आप पर डिपेंड करता है, आप जनता हो। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्म बनाने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान जो है पूर्ण रूप से जनता पर टिका हुआ, जनता पर झुका हुआ है। हमारे आपके टैक्स के पैसे से जो होता है, ये क्या होता है, सरकारें चलती हैं। तो आपको डरने दबने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के में अगर आप बाधक सिद्ध होंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर एक प्रकार से जो एक नेशनल सिक्योरिटी के तहत आपके ऊपर जो है गलत चीज़ें, एक प्रकार से आपको दंड मिलता है। तो इसमें कभी भी मत आइएगा, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि रोकने का दूसरा उपाय कौन सा हो गया आपका, तो पहला तो परिवार नियोजन, दूसरा शिक्षा का प्रसार। परिवार नियोजन में जैसे कि परिवार नियोजन के महत्व को समझाया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बंबई में तृतीय अखिल विश्व परिवार नियोजन महासम्मेलन के उद्घाटन के समय भाषण में कहा था कि यदि आप अपने पारिवारिक जीवन के स्वास्थ्य और सुख को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको संतान उत्पत्ति के समय का खूब सोच समझ कर निर्णय करना होगा। मैं समझता हूँ कि यह निर्णय करना परिवार नियोजन ही होता है, और इस प्रकार परिवार नियोजन का उद्देश्य परिवार के आकार को सीमित करना होता है, अपनी पसंद के काफ़ी अंतर में बच्चे पैदा करना होता है। तो एक प्रकार से क्या होता है
तो परिवार नियोजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है परिवार नियोजन के बारे में पढ़ें। जिनको ना पता हो गूगल पर सर्च कर लें, पूरा विस्तार से जानकारी ग्रहण करें। उसके बाद में जो है जनसंख्या पर रोक लगाई जा सकती है। और जब जनसंख्या निश्चित हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जीडीपी बढ़ेगी, बेरोजगारी दर में कमी आएगी, रोजगार की दर में वृद्धि होगी, प्रति कैपिटा इनकम यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बढ़ेगी। इससे फ़ायदा ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और करके दिया गया है कि भारतीय ग्राम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय ग्राम की प्रमुख विशेषताएं बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भैया। प्रश्न क्या आपके समक्ष आ चुका है कि भारतीय ग्राम की प्रमुख विशेषताएं बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय ग्राम की पहली विशेषता कौन सी लिख सकती हो आप? विशेषता तो मैंने बता दी वैसे। ग्रामीण समुदाय परिवार पर आधारित एवं नियंत्रित होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, संयुक्त परिवार प्रणाली जो होती है गांव में पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी विशेषता क्या है कि खेती ही मुख्य व्यवसाय होता है गांव का। चौथी विशेषता क्या, जजमानी प्रथा जो होती है गांव में पाई जाती है। पांचवी विशेषता क्या है, श्रम के विशेषीकरण का यहाँ पर अभाव है, यानी कि ग्रामीणों को कृषि के साथ साथ अन्य जानकारियों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि कृषि के से अनेकों कार्य संबंधित मतलब कि होते हैं, लेकिन उसका एक प्रकार से क्या है, कमी है उस चीज़ की कि लोग कृषि में ही लगे हुए हैं और अन्य कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। छठवीं चीज़ है कि जो है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है गांव के लोगों का, ये भी विशेषता है। सातवीं विशेषता ग्रामीण यानी गांव की ये है कि परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में होता है, यानी कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि अवश्य है, लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं है कि गांव में अन्य कोई दूसरा काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। तो परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में होता है, जो है कृषि करता है, कृषि के द्वारा तमाम प्रकार की चीज़ें करता है। गांव के लोग कच्चा माल उत्पन्न करते हैं और उसको लोग जो है बाहर जा करके आप देखेंगे कृषि के अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं, और गांव एक प्रकार से बेस्ट होता है, नगरों की अपेक्षा गांव ज़्यादा बेस्ट है। पूंजीपति हिसाब से देखेंगे तो गांव एक प्रकार से नीचे पड़ जाएगा, बहुत पीछे है। लेकिन अगर आप साम्यवादी समाजवाद की दृष्टि से देखेंगे तो गांव बहुत आगे है, ठीक है, शहरों से। ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को समझा। तो ये 9 प्रश्नों को आप लोगों ने जो है समझ लिया, दीर्घोत्तरीय टाइप के मतलब अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कोई 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं खंड सा के, और 500 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर को आपको देना पड़ेगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे, इनमें छांट करके प्रश्नों को उत्तर लिखना। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषता मतलब विशिष्ट विशेषता विविधता में एकता है। भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषता क्या है? विविधता में एकता है, इसकी विवेचना कीजिए। कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत विद्या जो है अभिगम, भारत विद्या अभिगम से आपका क्या तात्पर्य है? भारतीय समाजशास्त्र में भारतीय विद्या अभिगम के योगदान व उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा कि आधुनिक भारत में हिंदू परिवार में हो रहे परिवारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भारतीय हिंदू परिवार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है, और निश्चित तौर पर हो रहे हैं। आप एकल परिवार बनता चला जा रहा है, पाश्चात्य लोग जो है एक प्रकार से पाश्चात्यकरण हो रहा है लोगों का, लोग मतलब इतना ज़्यादा एकदम से दीवाने हैं पाश्चात्य लोगों के, मतलब इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वहाँ पर बम्बई में लोग कि गोवा में क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कपड़ा पहने तो मैं भी ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, खटापटा जींस पहनूंगा, दुनिया भर का जो टीम तलक है, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, दुनिया भर का जो एक प्रकार से जो हैं जो पाश्चात्य लोग कर रहे हैं उन्हीं को अपना रहे हैं, नकल कर रहे हैं, कुछ अपने मन का नहीं कर रहे हैं, सब नकल कर रहे हैं। ये करेंगे, कैंडल नाइट डिनर करेंगे, दुनिया भर का जो है एक प्रकार से जो पाश्चात्यकरण उसी में रंग ढंगे बर्थडे मनाएंगे, और ये करेंगे क्या, एनिवर्सरी मनाएंगे, मतलब दुनिया भर का जो ताम झाम है, ये सब पहले अपने समाज में, भारतीय समाज की परंपरा नहीं है ये सब मनाना, क्योंकि उनके लोगों के पास पैसा है, वो लोग मनाते हैं। अब वह देख देख कर जो गरीबों व्यक्ति उन्होंने बर्थडे मना रहे, एनिवर्सरी मना रहे, और खाने के लिए माने थे कि आप 10 दिन तक आप नमक रोटी खाओ, एक दिन आप पिज्जा और बर्गर काटो तो ये कैसे लगेगा? बिल्कुल बेकार है ना। 10 दिन खाओ, रोटी सब्जी खाओ, ये ठीक है? तो ये इस प्रकार से किसी के देखने से, यानी कि फलाना वो कर रहा है तो हम वह कर ले, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि वो चीज़ कर रहे हैं तो हम भी कर ले, या उन्होंने ये किया वो हो गए, हम भी ये करेंगे वो होंगे, ऐसा मत सोचिए। आप अपने आप में यूनिक हो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक हो, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो, आप अपने हिसाब से चलो, नकल मत करो कि हाँ वहाँ पर ये कर रहा है, वो ऐसे ये करो, ये दुनिया भर का, ये बिल्कुल भी जो है एक प्रकार से, और आज के लोग यही कर रहे हैं खास करके। आधुनिक भारत में स्त्रियों की परिस्थिति पर एक निबंध लिखिए।
आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति क्या है, इसके बारे में लिखना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, नक्सलवाद समस्या क्या है, भारत में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नक्सलवाद के बारे में जल्द ही आपको बता दूंगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी और वीडियो जो सोशियोलॉजी की हैं आप लोग देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर ये है, इसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन को लेकर के इसमें बहुत सारे 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बताया गया है, और इससे पहले एक वीडियो और मैंने बता दिया था, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी और सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आपके समक्ष हैं, हर सब्जेक्ट के आप सभी सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं आपके सेम है, कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस भी विश्वविद्यालय के आपके पेपर हो रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है लेक्चर्स। आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सब मैंने बना दी है हर एक सब्जेक्ट की। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो जो क्लास होती जाएगी वो क्लास आपकी अपलोडेड होती जाएगी। और एक क्लास आपकी रात 8 बजे 9 बजे क्लास जो है चलाने का प्रयास रहते हैं, लेकिन हो सकता है किसी दिन एक ही क्लास चले, किसी दिन दो चले, तो इसके लिए परेशान मत होइए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़े, धन्यवाद।